हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विथ विज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 15 मार्कर। जो ये प्रश्न है आप सभी के सामने है, आप सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, और जो बच्चे इसकी आंसर राइटिंग की पीडीएफ चाहते हैं वो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियोज डायरेक्टली पहुंच जाए। और अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। तो नीचे जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए। तो चलिए हम ज्यादा समय ना गवाते हुए अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो प्रश्न में जो है आप सबसे पहले फोकस करने की कोशिश करें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों और नीतियों का वर्णन करना था। मतलब कि जो भारत की सरकार है उसने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है, कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन से एक्ट या किस तरीके से उन्होंने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए हैं, उसके लिए यहाँ पर हमको उसका वर्णन करना था। तो सबसे पहले आप सभी को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सभी के दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाना चाहिए कि किस तरह से हमें अपना आंसर लिखना है, तो वो सबसे मेन होता है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट की कॉपी के द्वारा बताऊंगी कि किस तरह से आंसर को लिखना है, क्या छोटी छोटी चीजें थी जिनको आप ऐड कर सकते थे या रिमूव कर सकते थे। उसी के साथ में मैं आपको सबसे पहले एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। जैसा कि हम सभी सबसे पहले कहते हैं कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम बात करेंगे तो चैलेंजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम को हमको बताना होगा जिसके ऊपर हम प्रयास करने वाले, मतलब कि जो भारत सरकार है प्रयास करने वाली है, तो वो चैलेंजेस यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद भारत सरकार द्वारा किए गए जो काम है, प्रयास है, नीतियां, एक्ट जो भी हैं, उन सबका हम यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। वो डिस्क्रिप्शन, मेन जो क्वेश्चन है वो यही है, मेन कंटेंट हमारा आंसर का यही है। तो आपको ये बहुत अच्छे से यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो ये पॉलिसीज आपको लिखना है और 15 मार्कर के हिसाब से लिखना है। तो आप सभी को पता है कि आपके वर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए और बहुत अच्छे से इलिबरेट करना है, आपको बहुत विस्तार पूर्वक इस चीज को लिखना है। उसी के साथ में जब आप ये सारी चीजें लिख देंगे तो लास्ट में आप क्या करेंगे यहाँ पर कि लास्ट में आप अपना कंक्लूजन देंगे। ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद में आप कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे जो इनके बाद भी या तो सॉर्ट आउट हुई हैं या सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, इनके बाद भी कुछ चीजें अगर रिमेनिंग रह गई हैं तो वो प्रॉब्लम आप यहाँ पर बताएंगे। उन प्रॉब्लम के बाद अपना कंक्लूजन को यहाँ पर लिखते हुए कि आपको किस तरह से और सॉल्यूशन, या आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन आ जाता है तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आपको कोई सजेशन लिखना है आप अपना सजेशन दे सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से अपना कि वो थोड़ा सॉल्यूशन वाला आपका जो कंक्लूजन है वो लगना चाहिए। कैसे हमको अपनी चीजें लिखनी है, मेन कंटेंट हमको कहाँ पर लिखना था, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम अपने आंसर को यहाँ पर शुरू करते हैं। ये देखिए, एक स्टूडेंट की कॉपी है, आप में से ही किसी एक बच्चे की कॉपी है जिसका मुझे आंसर बहुत अच्छा लगा। जितना स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने फॉलो किया, और जितना मैं सोच रही थी उससे भी अच्छा इन्होंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये कॉपी आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर की है। छोटी सी गलतियां, जहां जहां छोटी छोटी मिस्टेक है, मैं आप सभी को बताती जाऊंगी और आप इस चीज को थोड़ा सा देखते जाइएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इन्होंने एनवायरमेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिख दिया है पूरा। उसी के साथ में इन्होंने इसको हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस तरह से ये ऐड है, उसमें कहाँ पर ये सारी चीजें आती हैं, उन सारी चीजों को भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ में जो इन्होंने आर्टिकल 48 लिखा हुआ है इसको 48A कर दीजिएगा, और 51A। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं, अगर आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताती जा रही हूँ। उसी के साथ में इन्होंने सारा की सारी चीजों को यहाँ पर DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज के रिस्पेक्टिव में इन सारी चीजों को इन्होंने लिख दिया। तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं ये भी इन्होंने यहाँ पे बता दिए कि देखो, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है, हमारे पूरे जो वातावरण है उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें प्रभाव कर रही हैं, प्रभावित हो रही हैं, तो वो सारी चीजें बता दिया। जैसे कि फ्लड हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तो लॉस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अगर हम डिसबैलेंस इन इकोसिस्टम करेंगे, ब्रेक दी चेन कौन सी, फूड चेन की बात कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा एक प्रॉपर फूड चेन फॉलो होता है, जहां पर कुछ कुछ स्पीसीज के वहां पर खत्म हो जाने के कारण वो जो फूड चेन है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है। तो इस पॉइंट को आप वहां पे
उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो इन्होंने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया है कि हमने बहुत सारी स्पीसीज का, बहुत सारे जो फ्लोरा फौना है उन सब का भी हम यहाँ पे लॉस होता जा रहा है वो बता दिया। उसी के बाद में इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है, ये भी देखिएगा। साथ ही साथ में इन्होंने पॉल्यूशन के इंक्रीज होने को भी एक चैलेंज यहाँ पे बताया है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया। दिल्ली का पॉल्यूशन कितना ज्यादा हाई था, अभी कोरोना की वजह से गाड़ियां नहीं चल रही हैं, किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं चल रही हैं, तो वो एयर कितनी ज्यादा प्योरीफाई हो गई आप सभी को अभी दिख रहा होगा। उसी के साथ में सॉइल पॉल्यूशन भी हो गया। फिर हम बात करेंगे तो एयर, यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात की गई है। तो ये सारी चीजें, जितने सारे भी पॉल्यूशन होते हैं ना, एक्चुअली आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं से उन सभी में ह्यूमन एक्टिविटीज का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो जंगलों का काटना हो, चाहे वो व्हीकल को चलाना हो, किसी भी तरह से आप लेके जाएंगे तो इन सारी चीजों में प्रकृति को जितना भी हार्म हो रहा है, जितनी भी नुकसान हो रहा है, उन सब में कहीं ना कहीं से एक मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़े स्तर पर जाकर मनुष्य अपने वातावरण के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। ये देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है। जैसा कि आप सभी को मैंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने वातावरण के लिए क्या किया है, क्या पॉलिसीज लेकर आए हैं, क्या उन्होंने भारत के वातावरण को सुधारने के लिए प्रयास किया है। तो इन सब के बारे में एक इन्होंने बहुत अच्छा सा जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे बोल दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले देखो, एनवायरमेंट, एनिमल, ये सब आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो आप इन चीजों को पॉइंट आंसर में वो लिखिए जिनकी आप कनेक्टिविटी अपने आंसर में शो कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, 1972 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। तो इन्होंने मैक्सिमम करंट तक की चीजों को भी यहाँ पे कवर किया हुआ है, 2014 तक की, है ना। तो इसी तरह से आपको अपना आंसर लिखना है। ये एक इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है अपने आंसर में कि इन्होंने आगे अपने आंसर को किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहां से जो चेकर है उसके माइंड में एक थॉट आ जाएगा कि चलो इन्होंने इन सारी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, वो है तो इनकी जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो इसी तरह से आपको पहले से ही उस चीज को थोड़ा सा डिस्क्राइब फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी को ये सारी चीजें दिख रही होंगी बहुत अच्छे से कि इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है इन्होंने, क्या होता है उसके बारे में, गवर्नमेंट ने कैसे क्या स्टार्ट किया, वो सारी चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को भी बता दिया है क्या नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दे दिया, इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमको ज्यादा, हम एकदम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा वर्ड्स में जाना है, हमें मिनिमम वर्ड्स में ही लिखना है, क्योंकि वर्ड लिमिट भी यहाँ पे 300 वर्ड्स रहती है। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे, नेशनल पॉलिसीज बता दिया। और यहाँ पर अगर आप सभी को यहाँ पे शो हो रहा हो, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये भी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं अदर एफर्ट्स पर। अदर एफर्ट्स मतलब कि इन सब के अलावा भी अगर कोई यहाँ पे बच जाता है, उस एफर्ट्स के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। भारत स्टेजेस के बारे में बता दिया है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में, बैन द प्लास्टिक बता दिया है इन्होंने, प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया भारत में। सोलर एनर्जी का यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रहा है, मतलब कि आप सभी को पता होगा गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। उसी के साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी के साथ में आप एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इको सेंसिटिव जोन को बनाया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग जगह, छोटी छोटी जगह पर भी ओपन किया जा रहा है ताकि बहुत अच्छे तरीके से इन पर ध्यान दिया जा सके। तो ये हो गए एफर्ट्स, जो अदर एफर्ट्स थे उनके बारे में बता दिया। अपने कंक्लूजन में ऐड कर सकते थे कि इन सब के बाद भी अभी भी जैसे नक्सली हो गए या फिर जो पहाड़ है उन पर माइनिंग की जा रही है बहुत सारे क्षेत्रों में, अभी भी जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को काटना है, अभी भी बंद नहीं हुआ है। जो हम डेली अगर आप देखेंगे तो सब लोगों को अपनी पर्टिकुलर कार चाहिए रहती है, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों, उसके साथ और भी हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे अपने कंक्लूजन में ऐड कर देते, देन आप लिख देते कि भारत की जो सरकार है वो इस पर बहुत अच्छे से सारे काम कर रही है और इन सब पर भी और फोकस यहाँ पर करना चाहिए।
और सॉल्यूशन में अगर आप बोलते तो जैसे अभी WHO का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में भी आप अपने कंक्लूजन में यहाँ पे लिख सकते थे बहुत अच्छे से। तो आप सभी लोगों को आई होप यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से यहाँ पे आंसर राइटिंग चल रही है, और आपको भी एक पर्टिकुलर वे समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से अपनी आंसर राइटिंग लिखनी है। ये आंसर बहुत अच्छा था, 15 मार्कर के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया गया था, और मेनली इन्होंने आंसर को कहीं से कहीं तक बोरिंग नहीं होने दिया। देखो जहां पर डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है इन्होंने लिखा है, उसी के साथ में इन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि कहीं कहीं पर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी आंसर को एक ही फॉर्म में लिखते जाएंगे, जैसे कि आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया, तो वो नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए मैं हमेशा सजेशन देती हूँ कि आंसर आप छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में दीजिए, और जहां पर पैराग्राफ लिखना है वहां पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कीजिए जितना हो सके उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम भी ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आप सभी भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर पाएं तो फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।